विमान हादसे पर उठते सवालों की, विमान हादसे पर शुरू हुई सियासत की, देखेंगे इजरायल और ईरान में छिड़ी लड़ाई को, क्यों जम्मू कश्मीर में सरकार और एलजी में शुरू हुई जंग, जानेंगे क्या शरद और अजित पवार होंगे आमने सामने, और बुलेटिन के आखिर में बात तेज प्रताप की नई पार्टी के ऐलान को लेकर बड़े बयान की। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा विमान हादसे में मुआवजे का मामला, केंद्र को 50 लाख रुपए का अंतरिम मुआवजा देने का निर्देश देने की मांग। एयर इंडिया ने की है 1-1 करोड़ रुपए के मुआवजे की घोषणा। ठग लाइफ विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को भेजा नोटिस, अगले हफ्ते होगी सुनवाई। याचिका में एक्टर कमल हासन ने की कर्नाटक में स्क्रीनिंग सुनिश्चित कराने की मांग। अरुणाचल के बीजेपी विधायक रायतू तेजी को 2 साल की सजा, मोहाली कोर्ट ने लगाया 5 करोड़ 55 लाख रुपए का जुर्माना। चेक बाउंस केस में सुनाया फैसला। शेयर बाजार में गिरावट, 573 अंकों की गिरावट के साथ 81,118 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 169 अंकों की गिरावट के साथ 24,718 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। एयर इंडिया हादसे से पूरा देश गमगीन है। जिन परिवारों ने अपने अपनों को खोया है, उनके साथ पूरा देश खड़ा है। लेकिन ये घटना क्यों घटी, इसे लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। प्रमुख तौर पर ये सवाल बोइंग कंपनी पर उठ रहे हैं, जिसका ये विमान था। घटना स्थल पर जांच जारी है और अधिकारियों को कई अहम सबूत भी हाथ लगे हैं। तो क्या है इस घटना को लेकर अपडेट, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। अहमदाबाद में हुई प्लेन क्रैश में अब तक 265 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इनमें से 241 विमान में सवार पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स थे। बाकी के लोगों की जान विमान की चपेट में आने से गई। विमान मेडिकल हॉस्टल पर गिरा था, जिसके चलते कई जूनियर डॉक्टरों की भी जान चली गई। एयर इंडिया की तरफ से विमान के इंजन के फेल होने की संभावना जताई जा रही है। घटना के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचे और पीड़ितों से मुलाकात की। इस हादसे को लेकर प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में ही बड़ी बैठक भी की, जिसके बाद खबर सामने आ रही है कि केंद्र सरकार बोइंग ड्रीमलाइनर 787-8 विमान को उड़ान भरने से रोकने पर विचार कर रही है। सिक्योरिटी रिव्यू के लिए विमानों को ग्राउंड किया जा सकता है। मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। वहीं गुजरात एटीएस ने विमान के मलबे से फ्लाइट का डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर बरामद कर लिया है। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम जल्दी ही यहां आएगी और डिवाइस की जांच करेगी, जो दुर्घटना की तरफ ले जाने वाली घटनाओं के क्रम के बारे में महत्वपूर्ण सुराग दे सकती है। डीवीआर और ब्लैक बॉक्स की बरामदगी विमान हादसे के अंतिम क्षणों में क्या कुछ हुआ था, उसकी जानकारी जुटाने में मदद करेगी। इस बीच सरकार की तरफ से इस मामले की जांच में बोइंग के साथ दुनिया भर के विशेषज्ञों की मदद लेने की तैयारी भी कर ली गई है, जिससे हादसे के सही कारण की जानकारी सामने आ सके। लेकिन जिस तरह से बोइंग के विमान को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं, उसके बाद सबसे ज्यादा सवालों में बोइंग कंपनी ही घिरती दिखाई दे रही है। बता दें, एयर इंडिया की बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर फ्लाइट AI-171 ने 12 जून को दोपहर 1:38 पर अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरी थी। इसमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक समेत कुल 230 यात्री सवार थे। 2 मिनट बाद ही फ्लाइट क्रैश हो गई। जिन लोगों की जान गई उसमें गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी शामिल थे, जबकि एक यात्री की जान बच गई है। विमान हादसे को लेकर बोइंग कंपनी पर तो सवाल उठ ही रहे हैं, तो सवाल प्रशासन और एयर इंडिया को लेकर भी उठ रहे हैं। अब इस घटना को लेकर सियासत भी गरमाई हुई है। गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कांग्रेस भड़क उठी है। देखिए ये रिपोर्ट। अहमदाबाद हादसे को लेकर अब मोदी सरकार सवालों में है। आमतौर पर इस तरह के हादसों के चलते पहले नागरिक उड्डयन मंत्री हादसे की जिम्मेदारी लेकर अपना इस्तीफा दे देते थे, लेकिन 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद हादसों को लेकर मंत्रियों के इस्तीफे नहीं हुए हैं। ऐसे में नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से ना तो सरकार ने इस्तीफा मांगा और ना ही उनकी तरफ से इस तरह की कोई पेशकश की गई है। लेकिन हादसे के बाद अपने ही मंत्रियों के बयान से जरूर मोदी सरकार घिरती दिखाई दे रही है। विमान हादसे की खबर मिलते ही अहमदाबाद पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जब इसे लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा, मैं एक बार जरूर कहना चाहता हूं कि ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता। शाह के इस बयान को कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने असंवेदनशील बताया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि एक विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है और लोग मर जाते हैं, तो गृह मंत्री कम से कम जवाबदेही का वादा तो कर सकते हैं, न कि कंधे उचकाकर भाग्य पर भाषण दे सकते हैं। अगर जिम्मेदारी से भागना है तो हमारे पास मंत्रालय क्यों है? इस बीच ये खबर आ रही है कि एयर इंडिया को नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से बोइंग के विमानों को लेकर वार्निंग मिली थी।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय के पूर्व संयुक्त सचिव डॉक्टर सनत कौल ने विमान हादसे पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर दोनों इंजन एक साथ कैसे फेल हो सकते हैं। डॉक्टर कौल ने यह भी खुलासा किया कि DGCA यानी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय कई बार एयर इंडिया को पत्र लिखकर चेतावनी दे चुका था, जिससे ये साफ होता है कि सुरक्षा संबंधी चिंताओं को नजरअंदाज किया गया हो सकता है। डॉक्टर कौल के बयान से बोइंग सवालों के घेरे में है, तो टाटा ग्रुप जिसके पास एयर इंडिया का मालिकाना हक है वो भी सवालों में है। एयर इंडिया विमान हादसे को लेकर बोइंग, एयर इंडिया और मोदी सरकार सभी सवालों में है, तो सवाल दुनिया में भी तेज होती जंग को लेकर उठ रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच जंग का आगाज हो गया है। इजराइल ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए, तो ईरान ने भी पलटवार करने की कसम खाई है। जंग में अमेरिका की भी एंट्री हो गई है। देखिए ये रिपोर्ट। ईरान और इजराइल आमने सामने आ गए हैं। माना जा रहा है कि अब इन दोनों देशों के बीच बड़े पैमाने पर संघर्ष छिड़ने जा रहा है। इसकी शुरुआत इजराइल ने की। 13 जून की सुबह तड़के इजराइल ने ईरान पर 200 फाइटर जेट से हमला बोल दिया। इजराइल का निशाना ईरान के 4 एटमी और 2 सैन्य ठिकानों पर था और इजराइल को इसमें बड़ी सफलता भी मिली। इस हमले में ईरान के सेना प्रमुख, स्पेशल फोर्स के चीफ, 2 बड़े परमाणु वैज्ञानिकों सहित कम से कम 20 कमांडरों की जान चली गई, जिसके बाद ईरान की तरफ से साफ कर दिया गया कि अब इजराइल को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान की तरफ से युद्ध का ऐलान कर दिया गया है। ईरानी सेना ने साफ कहा है कि अब जवाबी कार्रवाई की कोई सीमा नहीं होगी। ईरानी राष्ट्रपति ने धमकी दी कि इजराइल आज के अपने कदम पर पछताएगा, तो वहीं अमेरिका इजराइल के साथ खुलकर खड़ा हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने ईरान को कई बार डील का मौका दिया था, चेताया था कि अमेरिका और इजराइल के पास दुनिया के सबसे घातक हथियार हैं, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। अब तबाही तय है। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद एक बार फिर इजराइल ने ईरान पर बड़ा हमला कर दिया है, जिसमें काफी नुकसान की खबर है। वहीं ईरान ने साफ कर दिया है कि वो इसका बदला लेगा। ईरान ने 100 से ज्यादा ड्रोन दागे थे, लेकिन जॉर्डन ने उन्हें अपनी सीमा पर ही मार गिराया। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने मोहम्मद पाकपुर को रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC का नया चीफ बनाया है। पाकपुर जनरल हुसैन सलामी की जगह लेंगे, जिनकी जान इजराइल के हमले में चली गई। इस बीच इजराइल में अब ईरान को लेकर डर का माहौल दिखाई दे रहा है। इमरजेंसी लगा दी गई है। लोगों को घरों में रहने के लिए कहा गया है। इजराइल की 2 एयरलाइंस कंपनी एल अल और अर्किया ने अपने सभी विमानों को देश से बाहर ले जाने की घोषणा की है। बेन गुरियन एयरपोर्ट के अधिकारियों ने कहा कि सभी प्लेन बिना यात्रियों के भेजे जा रहे हैं। कुछ विमान साइप्रस गए, जबकि एल अल के विमान यूरोप के अलग अलग एयरपोर्ट्स की तरफ जा रहे हैं। एयरपोर्ट को अगली सूचना तक के लिए बंद कर दिया गया है। जंग का एक और मोर्चा खुल गया और इस बार तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो दुनिया भर में शांति की बात कर रहे हैं, वो इजराइल के हमले का समर्थन कर रहे हैं। पश्चिम एशिया में एक और मोर्चा खुल गया है, तो भारत की सियासत में भी एक मोर्चा खुलता दिख रहा है। जम्मू कश्मीर में LG और सरकार के बीच जंग शुरू हो गई है। उमर अब्दुल्ला की सरकार ने LG पर जनमत के खिलाफ फैसले लेने के आरोप लगाए हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी सरकार और LJP के बीच जंग तेज हो गई है। राज्य के उप मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नेता सुरेंद्र चौधरी ने LG मोहन सिन्हा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चौधरी ने बीजेपी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि वो LG मनोज सिन्हा के जरिए प्रॉक्सी सरकार चला रही है। चौधरी ने LG का नाम लिए बिना कहा कि अगर कोई सोचता है कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से चुनी गई सरकार और जनादेश को कुचल सकता है, तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा ना सोचा जाए कि हम डर जाएंगे। हम डरने वाले नहीं हैं, हम लड़ने वाले हैं। हमें उम्मीद थी कि LG मनोज सिन्हा जनादेश को स्वीकार करेंगे। LG को समझना चाहिए कि वो संविधान से खिलवाड़ कर रहे हैं। बता दें, इस साल अप्रैल में जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के 48 अफसरों के तबादले को लेकर भी सरकार और LG के बीच विवाद हुआ था। राज्य सरकार की ओर से राजभवन पर सवाल खड़े किए गए थे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अफसरों के ट्रांसफर का विरोध किया था और इसे लेकर LG मनोज सिन्हा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा था। हालांकि मनोज सिन्हा ने कहा था कि वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कुछ नहीं करते और अपनी सीमाओं का कभी उल्लंघन नहीं करते। उस समय भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा था कि जम्मू कश्मीर की जनता का सम्मान करना चाहिए। जो जनादेश जनता ने दिया उसका सम्मान LG करे। और अब एक बार फिर सरकार ने सीधे सीधे राजभवन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जम्मू कश्मीर को अभी तक पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला, जिसके चलते LG का दावा है कि उनके पास चुनी हुई सरकार से भी ज्यादा पावर है और वो इसका इस्तेमाल कर कोई गलत काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में LG और सरकार में जंग शुरू हो गई है, तो महाराष्ट्र में परिवार भी आमने सामने आ गया है। अजित पवार और शरद पवार का गुट चुनावी मैदान में आमने सामने आ गया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में।
महाराष्ट्र में निकाय चुनाव से पहले ही अजीत पवार और शरद पवार दो हाथ करने को तैयार हैं। कुछ दिनों पहले जहां दोनों के बीच दूरियां कम होने की खबरें मिल रही थी, दावे हो रहे थे कि चाचा भतीजा फिर साथ आ सकते हैं। वहीं अब खबर आ रही है कि दोनों चुनावी मैदान में आमने सामने की लड़ाई की तैयारी में हैं। अजीत पवार तो खुद ही उम्मीदवार बन गए हैं, जबकि शरद पवार ने अपने लोगों को अजीत के खिलाफ मैदान में उतार दिया है। 40 साल बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार सहकारी चीनी मिल चुनाव लड़ रहे हैं। पवार बारामती में मालेगांव सहकारी चीनी मिल चुनाव में 90 उम्मीदवारों में से एक है। वोटिंग 22 जून को होगी और 23 जून को काउंटिंग होगी। नतीजे भी इसी दिन आ जाएंगे। सहकारी चीनी क्षेत्र में अजीत पवार की आखिरी चुनावी भागीदारी 4 दशक से अधिक पहले हुई थी, जब वो छत्रपति सहकारी चीनी मिल के बोर्ड में चुने गए थे। इसके बाद से वो सियासत की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। ये चुनाव मालेगांव मिल के 21 सदस्यीय निदेशक मंडल के लिए है, जिस पर अभी अजीत पवार समर्थित नीलकंठेश्वर पैनल का कब्जा है। इसी पैनल ने 2019 में चंद्रराव तावरे के नेतृत्व वाले सहकार बचाव पैनल को हराया था। तावरे पहले शरद पवार के करीबी थे, लेकिन बाद में अलग हो गए। इस बार शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी यानी शरद पवार गुट भी चुनाव मैदान में है। उनकी तरफ से मौजूदा सत्ता को चुनौती देने के लिए बली राजा सहकार बचाव पैनल का गठन किया गया है। अजीत पवार के भतीजे और एनसीपी एसपी के सदस्य योगेंद्र पवार ने कहा कि उनका पैनल किसानों की शिकायतों को दूर करने के लिए बनाया गया था। योगेंद्र ने कहा कि मिल प्रबंधन गन्ना उत्पादकों को सही कीमत देने में विफल रहा है। श्रमिकों की भर्ती योग्यता के आधार पर नहीं होती है। हमारे पैनल में साधारण किसान शामिल है, जबकि दूसरे पैनल में राजनीतिक रूप से जुड़े व्यक्तियों का वर्चस्व है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कुछ मौजूदा बोर्ड सदस्य किसान भी नहीं है, बल्कि ठेकेदार है। ऐसे में ये चुनाव अब पवार परिवार में वर्चस्व की लड़ाई के रूप में देखा जा रहा है। पवार परिवार के बीच सहकारी शुगर मिल पर कब्जे की लड़ाई का नतीजा 23 जून को आएगा, जिस पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर भी सभी की नजरें टिकी थी। मामला था कि गेस्ट अगर लाइव टीवी शो में कोई विवादित बयान दे तो क्या एंकर को दोषी माना जाएगा। तो क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए इस रिपोर्ट में। साक्षी टीवी के एंकर कोम्मीनेनी श्रीनिवास राव की गिरफ्तारी के बाद से ही आंध्र प्रदेश में टीडीपी सरकार सवालों में थी। राव की गिरफ्तारी को प्रेस की आजादी पर हमला बताया जा रहा था। दरअसल साक्षी टीवी पर कोम्मीनेनी श्रीनिवास राव एक लाइव टॉक शो की एंकरिंग करते हैं, जिसका नाम KSR लाइव शो है। इस शो में एक पैनलिस्ट VVR कृष्णम राजू ने कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की, जिसमें आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती को देवताओं की राजधानी नहीं बल्कि सेक्स वर्करों की राजधानी बता दिया, जहां केवल एड्स के मरीज रहते हैं। अपने शो के बाद श्रीनिवास राव ने पैनलिस्ट की टिप्पणी को लेकर माफी मांगी थी, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पत्रकार राव को हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया, जिसे लेकर राव की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए गए थे। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ ने सुनवाई की और पत्रकार को रिहा करने के आदेश दिए। याचिकाकर्ता की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने दलील दी कि आपत्तिजनक टिप्पणी उन्होंने नहीं बल्कि एक पैनलिस्ट ने की थी। इसे लेकर कोर्ट ने राज्य से सवाल किया कि जब एंकर ने बयान नहीं दिया तो उसे क्यों गिरफ्तार किया। डिबेट में गेस्ट अक्सर विवादित बातें कहते हैं और एंकर हंसते हैं, ये रोज होता है। नविका कुमार और राजदीप सरदेसाई जैसे एंकर्स के शो में भी इस तरह की घटना हुई है, जब पैनलिस्टों ने विवादित बयान दिए हैं। कोर्ट ने राव की पत्रकारिता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संरक्षण देने की बात कही। कोर्ट में आंध्र प्रदेश की तरफ से पेश एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा कि जब पैनलिस्ट ने बयान दिया तो एंकर हंस रहे थे। रोहतगी के बयान पर जस्टिस मनमोहन ने कहा कि जब कोई अजीबोगरीब बयान देता है तो हम अक्सर हंस देते हैं, इससे कोई सह आरोपी नहीं बन जाता। जस्टिस मिश्रा ने कहा कि ऐसा आमतौर पर रोज होता है। कोर्ट ने साफ कर दिया कि लाइव शो में पैनलिस्टों के बयान पर एंकर को दोषी नहीं माना जा सकता। और बुलेटिन के आखिर में बात नई पार्टी को लेकर तेज प्रताप के ऐलान की। तो आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार दोनों से ही निकाल दिया है। इसके बाद से ही चर्चा हो रही है कि तेज प्रताप अपनी नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। इसे लेकर अब देश की तरफ से अपना रुख साफ कर दिया गया है। तो क्या कुछ कहा है तेज प्रताप ने, देखिए इस रिपोर्ट में। तेज प्रताप यादव को लेकर लालू परिवार लगातार सुर्खियों में है। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने तेज प्रताप को पार्टी से ही नहीं बल्कि परिवार से भी निष्कासित कर दिया है, जिसके बाद से सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या तेज प्रताप अपनी अलग पार्टी बनाएंगे, क्योंकि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में सभी सियासी दल अपनी चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। इन हालात में तेज प्रताप के सियासी करियर के लिए बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, लेकिन अब इन सभी अटकलों पर तेज प्रताप ने बयान दिया है। उन्होंने अपने पिता लालू यादव के साथ कुछ पुरानी तस्वीरें साझा की हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि हद हो गई अब तो।
इस जयचंद ने तो कुछ गोदी मीडिया वालों के साथ मिल अब ये अफवाह भी उड़ा दी कि मैं कोई नई राजनीतिक पार्टी बना रहा हूँ। बिहार की जनता से फिर से यही अपील करूंगा कि ऐसी किसी भी भ्रामक खबरों पर विश्वास नहीं करें। तेज प्रताप ने नई राजनीतिक पार्टी बनाने की अटकलों को खारिज कर दिया और ये साफ कर दिया कि ये महज अफवाह है, वो कोई अलग पार्टी नहीं बनाएंगे। दरअसल आरजेडी से निकाले जाने के बाद ये अफवाह फैलाई जा रही थी कि तेज प्रताप यादव अपनी नई पार्टी बनाएंगे।